बना ली। और पीसीसी में जनता दरबार, आज भी 2 मंत्री जन सुनवाई करेंगे। मंत्री प्रमोद जैन भाया फरियाद सुनेंगे। मंत्री भंवर सिंह भाटी भी जन सुनवाई करेंगे। 2 महासचिव भी मौजूद रहेंगे। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये जन सुनवाई चलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, आज जन सुनवाई में 2 नए चेहरे भंवर सिंह भाटी और 2 महासचिव भी बताया जा रहा है कि इसमें मौजूद रहेंगे। क्या जनता दरबार में लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं दिनेश? अब बिल्कुल देखिए, 11 बजे से वक्त होता है जन सुनवाई का, और आज जो है वो दोनों मंत्री जो हैं, खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, ये दोनों जन सुनवाई करेंगे। दोनों ही क्योंकि महत्वपूर्ण महकमे हैं दोनों मंत्रियों के पास, तो ये संभावना जताई जा रही है कि आज अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंचेंगे फरियाद अपनी लेकर। और इसके साथ ही पीसीसी के पदाधिकारी भी क्योंकि सहयोग करते हैं जन सुनवाई में, तो उसमें 2 जो हैं वो महासचिव हैं, वेद प्रकाश सोलंकी जो विधायक भी हैं चाकसू के, वो जन सुनवाई में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पूर्व मंत्री हैं मांगीलाल गरासिया, वो क्योंकि पीसीसी के महासचिव भी है, वो भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही विशाल जांगिड़ जो है सचिव हैं, वो इस जन सुनवाई में मौजूद रहेंगे। तो समस्याओं के निस्तारण के लिए ये एक पहल की गई है पीसीसी की ओर से कि हर दिन जो है सप्ताह में 3 दिन, सोम मंगल बुध 3 दिन जो है मंत्री जन सुनवाई करते हैं, और हर दिन रोस्टर के अनुसार जो है वो 2 या 3 मंत्री फरियादें सुनते हैं पीसीसी में बैठकर। 3 घंटे ये जो है वो सिलसिला चलता है शिकायतों के निस्तारण का, और बाकायदा इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है कि फरियादियों को कितनी राहत मिल रही है। इसके साथ ही एक और व्यवस्था शुरू होने जा रही है। ये जन सुनवाइयां तो जो है वो चालू रहेगी ही। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी अब महीने में 1 दिन जन सुनवाई करेंगे, और वो जो जन सुनवाई होगी उसके साथ ही जो भी मंत्री हर दिन जो जन सुनवाई कर रहे हैं उसका पूरा लेखा जोखा लिया जाएगा कि कितने फरियादी आए, उनमें से कितने लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो पाया, जिन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया तो वो क्यों नहीं हो पाया, उसमें क्या कार्रवाई की गई। तो ये पूरा जो है एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो तैयार किया जा रहा है पीसीसी की ओर से, और ये कवायद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मिशन 2023 की कवायद। दिनेश, कांग्रेस राज्य सरकार इस जन सुनवाई को लेकर नियमितता भी बरत रही है, यानी कि लगातार जो है वो सरकार के मंत्री इसमें मौजूद रहते हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। जनता तक ये मैसेज डिलीवर हो पा रहा है कि इस नियमितता का जनता की समस्याएं सुलझ रही हैं, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी अपनी मुश्किलों को लेकर जो है वो सरकार के पास पहुंचते हैं जन सुनवाई में। बिल्कुल देखिए, कवायद इसी बात की है कि जनता तक मैसेज पहुंचे कि सरकार जो है उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है, सक्रिय है। और अब क्योंकि 2 साल केवल बचे हैं चुनाव में, तो अब सक्रियता जो है वो ज्यादा नजर आने लगी है। प्रभारी मंत्री भी बार बार महीने में कम से कम 2 बार जो है अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही पीसीसी में जन सुनवाई शुरू की गई है। तो ये जन सुनवाई के माध्यम से यही संदेश देने की कवायद है कि सरकार लोगों की समस्याओं को लेकर गंभीर है, और हर दिन जो है वो 2 से 3 मंत्री बैठकर 3 घंटे अगर सुनवाई करते हैं तो जाहिर तौर पर उसका एक संदेश जो है वो जाता है। अधिकारी भी जो है वो वहां से अगर मंत्रियों के माध्यम से कोई शिकायत उन तक जाती है तो अधिकारी उसे गंभीरता से लेते हैं, और शिकायतें जो आमतौर पर दफ्तरों में जो है वो लंबित रहती है तो उनका जल्दी से जो है वो निस्तारण हो पाता है। तो पब्लिक को राहत भी मिलती है और सरकार के प्रति जनता का विश्वास भी जो है वो कायम होता है। जी दिनेश, आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। कांग्रेस के जिला स्तरीय ट्रेनिंग कैंप के लिए समन्वयक नियुक्त किए गए। पीसीसी ने 5 जिलों के लिए समन्वयक बनाए। झालावाड़, जसवंत, गुर्जर, जोधपुर, रामसिंह कस्बा और कुलदीप सिंह पूनिया, बीकानेर से ललित तुनवाल, बाड़मेर आरसी चौधरी। तो पीसीसी ने 5 जिलों के लिए समन्वयक नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस के लिए जिला स्तरीय ट्रेनिंग कैंप। दिनेश हमारे साथ लगातार बने हुए। दिनेश, जो है वो राजसमंद से कुलदीप और बीकानेर से ललित तुनवाल, ये 5 समन्वयक जो है वो नियुक्त किए गए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो बीजेपी के मुकाबले के अंदर, जैसे बीजेपी ने अभी हाल ही के अंदर बड़ी बैठक की थी, कांग्रेस भी जो है पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। दिनेश, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि ये पूरी कवायद मिशन 2023 के लिए है। हाल ही में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ है जयपुर में। 3 दिन का वो प्रशिक्षण शिविर चल रहा था और काफी सफल वो रहा है कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो, और कांग्रेस उत्साहित है उससे। अब जो है ये जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण शिविर होने वाले हैं।
जनवरी महीने में ही 4 अलग अलग चरणों में ये प्रशिक्षण शिविर होंगे और अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन, हर शनिवार रविवार को प्रशिक्षण शिविर होंगे और जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं, इसके साथ ही पीसीसी मेंबर्स हैं, उनके लिए प्रशिक्षण शिविर हैं। तो ट्रेनर्स जो है वो जाएंगे अलग अलग सेशंस उनमें होंगे और एक तरीके से ये वैचारिक रूप से मजबूत करने की कवायद भी है पदाधिकारियों को कि जो हमले होते हैं सामने की ओर से, भाजपा आरएसएस की ओर से, तो उन हमलों का मुकम्मल जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी दे पाए। उसके मद्देनजर जो है उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है। ये जो ट्रेनिंग कैंप्स जो होंगे, इनमें खासतौर से कांग्रेस की रीति नीति की जानकारी दी जाएगी, कांग्रेस का किस तरह का इतिहास रहा है, आजादी में किस तरह का योगदान कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस की किस तरह की वैचारिक नीति है, सोशल मीडिया की किस तरह की भूमिका है, ये सब मुद्दे जो हैं इन पर जो है वो ट्रेंड इनको किया जाएगा ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता मिशन 2023 बिल्कुल दिनेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका धन्यवाद। ओमिक्रॉन और कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में दौसा से कांग्रेस विधायक और प्रदेश सरकार में कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने विधायक कोष से जिला अस्पताल के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे पहले मीणा विभिन्न सीएचसी और पीएचसी में संसाधनों को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ स्वीकृत कर चुके हैं। हमारे जितने भी सीएचसी है, पीएचसी हैं, उनके लिए मैंने 1 करोड़ रुपये विधायक कोटे से महीने भर पहले दिया था और हमारे जिला अस्पताल के लिए आज विधायक कोटे से 50 लाख रुपए मैंने रिलीज करे हैं। उसमें एक्सरे मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है और टेस्टिंग जो भी इक्विपमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी इक्विपमेंट जो हॉस्पिटल में आ जाएंगे तो निश्चित आम जनता को सुविधा मिलेगी और हमारे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में अच्छा उपचार लोगों का हो सकेगा। और साथ साथ में हमारी ये भी अपील है, अगर ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सरकारी गाइडलाइन। कोटा के उद्योगनगर थाने में एक युवक के साथ मारपीट और उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगा है। इस मामले में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 28 दिसंबर को भीम आर्मी के शहर जिला अध्यक्ष अनिल बड़ोदिया को उद्योगनगर थाने के 2 जवान जबरन घर से उठाकर थाने ले आए और शराब के नशे में उल्टा लटकाकर मारपीट की और शख्स को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया, लेकिन पुलिस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। जिला अध्यक्ष भीम आर्मी से अनिल बड़ोदिया जी को उद्योगनगर पुलिस वाले शाम को 4 बजे उठाते हैं बगैर कुछ किए हुए। किस जगह से? उद्योग वहाँ डीसीएम से, प्रेम नगर से, और उठा के थाने ले जाते हैं। और रात को 12 बजे 2 पुलिसकर्मी दारू पी के नशे में सुरेश सिंह और सुरेंद्र और वीरेंद्र, उनको रात को थाने के पीछे लोग वो ले जाते हैं और पूरी तरह उल्टा लटका के मारते हैं। मारने के बाद में आपत्तिजनक शब्दों यूज करते हैं। अगर उन दोनों पुलिसकर्मियों को वक्त रहते हुए 10 तारीख तक सस्पेंड नहीं किया गया तो 10 तारीख को हम पैदल मार्च यहाँ कोटा में निकालेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। लोकल ट्रेन के ठहराव सहित कई मांगों को लेकर कोटपुतली के हिरनौदा रेलवे स्टेशन पर दैनिक रेल यात्री धरने पर बैठ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन को यात्रियों की कोई फिक्र नहीं है और कोरोना काल में जिन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था उसे अब तक चालू नहीं किया गया, जिससे दैनिक रेल यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर डीआरएम को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये कोटपुतली की तस्वीरें हैं जहां पर ये वो यात्री हैं जो रोजमर्रा के तौर पर रेलों के अंदर अप डाउन किया करते थे अपने काम के सिलसिले में, व्यवसाय के सिलसिले में, मजदूरी के सिलसिले में। लेकिन कोरोना के दौरान कोटपुतली की तरफ रेलवे स्टॉपेज को रोक दिया गया था, यानी कि यहां पर अब गाड़ियां नहीं रुकती थी। अब इनका कहना है कि जो ट्रेनें यहां पर ठहराव करती थी उन्हें एक बार फिर से यहीं पर रोका जाए। और मरुधरा में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में फिर बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। 5 को मेघ गर्जन और बारिश का येलो अलर्ट। 7 जनवरी को ओलावृष्टि का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
कोटा में एक बार फिर शीतलहर ने लोगों को जकड़ लिया है। सुबह के वक्त शहर कोहरे की ओट में सिमट जाता है। कोटा के स्टेशन इलाके में 50 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं होती। आज कोटा के स्टेशन इलाके का तापमान 9 डिग्री रहा और हवा के साथ ठिठुरन रही। मौसम विभाग ने कोटा सहित कई दूसरे जिलों में भी अतिवृष्टि के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। कितनी दूरी का दिखाई नहीं दे रहा आपको? मुझे काफ़ी दूर तक 50 मीटर से आगे तो दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल ही। 50 मीटर की विजिबिलिटी है यहाँ पर। हाँ जी। ठंड कितनी महसूस कर रहे हो? ठंड है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड है। और श्रीगंगानगर समेत पूरे प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होगी। मरुधरा में बैक टू बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते श्रीगंगानगर में आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है। गंगानगर में बिगड़े हुए मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। में 2 बैक टू बैक पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते श्री गंगानगर सहित पूरे मरुधरा के अंदर मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं। बात करें मरुधरा के सरहदी जिले श्री गंगानगर की तो देखिए श्री गंगानगर में अल सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है और सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के हृदय स्थल सुखाड़िया सर्किल पर मौजूद हैं। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए अल सुबह से ही मौसम के बिगड़े हुए मिजाज की वजह से श्री गंगानगर का जो माहौल है पूरी तरह से बदल गया है। श्री गंगानगर के आसमान में जिस तरह से बादल छाए हुए हैं उससे निश्चित तौर पर मौसम विभाग के द्वारा जो भविष्यवाणी तय की गई थी कि श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में कल बुधवार को मेघ गर्जन के साथ साथ बारिश हो सकती है, तो उसका साफ साफ असर देखा जा रहा है। ये आप श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नज़ारा देख पा रहे हैं, किस तरह से श्री गंगानगर समूचा जिला मुख्यालय इस समय बिगड़े हुए मौसम के वजह से परेशान होता हुआ दिख रहा है। अल सुबह से श्री गंगानगर में आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है और सुबह से ही सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए और जैसा कि मौसम के मिजाज बने हुए हैं उससे लग नहीं रहा कि श्री गंगानगर में सूर्य देव आज दर्शन दे पाएंगे। मौसम विभाग ने भी कल के लिए जहां बारिश होने की येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं 7 तारीख को श्री गंगानगर के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ साथ ओलावृष्टि होने का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर में जिस तरह से मौसम के मिजाज इन दिनों बिगड़े हुए हैं, ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा श्री गंगानगर वासियों की परेशानी बढ़ाएंगे। खास तौर से किसानों की जिला प्रशासन के द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे भी अपनी फसल का पूरा ध्यान रखते हुए इस समय जो खुले में फसल रखी हुई है या खुले में कहीं अनाज रखा हुआ है तो उसको सुरक्षित स्थान पर रख लें, ताकि बारिश या ओलावृष्टि के से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर अल सुबह से ही बादलों का डेरा जो हुआ है उससे निश्चित तौर पर न्यूनतम तापमान में तो बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन जिस तरह से मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर अल सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद एकाएक मानो मौसम पूरी तरह से ठिठुर के रह गया है। लोग जब तक जरूरी नहीं है तब तक घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने घरों में रहकर हीटर और अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है, खासतौर से वाहन चालकों से, यदि किसी भी तरह का फॉग कहीं पर मिलता है तो अपनी गाड़ी की फॉगलाइट जरूर इस्तेमाल करें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके, साथ ही वाहन की रफ्तार पर भी काबू पाकर रखें। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। स्वर्ण नगरी में भी सर्दी का सितम बरकरार है। आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है जिससे सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे। आने वाले दिनों में मावठ की बरसात से तापमान और गिरने की संभावना है। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने मौसम का जायजा लिया। स्वर्ण नगरी इन दिनों मौसम के डबल अटैक को झेल रही है। पश्चिमी विक्षोभ की संभावनाएं फिर बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में मावठ की बारिश के साथ ओलावृष्टि की जो संभावना है मौसम विभाग ने जता दी है और येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उसी सर्दी के तेवर अभी से देखने शुरू हो चुके हैं। कोहरा जरूर छटा है लेकिन सर्दी अभी भी बढ़ रही है। लोग अलाव ताप कर जो है इस सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कड़क पड़ रही है, घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं सर्दी जो है वो बड़ी तेज पड़ रही है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। किसानों के लिए कितनी जो है वो ये नुकसानदायक रहेगी? ये ज्यादा सर्दी पड़ती है उसमें झोला भी पड़ सकते हैं और नहीं तो किसानों के लिए नुकसान भी हो सकता है। ये कहीं ना कहीं जो फसलों को नुकसानदायक रहती है आने वाले दिनों में ये सर्दी जो है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया कैसी सर्दी पड़ रही है जैसलमेर? सर्दी बहुत जोरदार पड़ रही है। हम सुबह जल्दी निकलते हैं तो आधा घंटा यहाँ ताप करते हैं, तब जाके शरीर संतुलन बनता है, फिर जाके कोई काम धंधा करते हैं। इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है सर।
कहते हैं इरादे मजबूत और फौलादी जुनून हो तो हर सपना साकार होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया जोधपुर के सागर व्यास ने। शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन सालों पुराने सपने को सच कर दिया। इरादे मजबूत, फौलादी जुनून, दोस्तों का साथ, सागर का हौसला, सपनों की उड़ान, जीना इसी का नाम है। ये वो उड़ान है जिसका सागर को लंबे समय से इंतजार था। ये वो सपना है जो सालों पुराना सागर का अरमान था। शरीर साल दर साल साथ छोड़ रहा है, लेकिन हिम्मत और हौसला ऊंची उड़ान का दम भर रहा था। फिर वो दिन आया जब दोस्तों ने साथ निभाया और सागर ने आसमान से धरती का दीदार कर दिखाया। उनका एक सपना था कि वो ऊपर ऊंचाइयों को छुए, वो भी आसमानों में उड़े, वो भी आपके पैरासीलिंग वगैरह करें। उन्हें एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें उनका शरीर हर वर्ष आपके करीबन 2 से 4-5% तक कम होता रहता है। वेब डिजाइनिंग का काम करने वाले जोधपुर निवासी सागर व्यास एक जेनेटिक बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन जिंदगी को खुलकर जीते हैं। सागर व्यास को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसमें मरीज की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। सागर का शरीर भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। सागर के शरीर का 80% हिस्सा काम नहीं करता। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हालांकि स्टेम सेल थेरेपी से कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सागर का शरीर साथ जरूर छोड़ रहा है, लेकिन अपने सपने के आगे शारीरिक कमजोरी को कभी आड़े नहीं आने दिया। सागर का सपना साकार हो सके, इसलिए दोस्त उन्हें जैसलमेर ले गए, जहां मेजर आनंद की मदद से व्हील चेयर के साथ सागर ने आसमान में उड़ान भरी और पैरासेलिंग के सपने को पूरा किया। जैसलमेर में हम लोगों ने उन सपने को पूरा करने की कोशिश की। वहां पर हम लोगों ने मेजर आनंद की उपस्थिति में, उनका कोई कैंप चलता है, वहां पर हम लोगों ने उनको पैरासेलिंग कराई। जिस्म भले ही साथ नहीं दे रहा, लेकिन जज्बा ऐसा है कि ना सिर्फ खुद जिंदा दिली से जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि आज अपनी ही तरह के अन्य लोगों को हौसला और काम देने के लिए द राह के नाम से एनजीओ को भी चला रहे हैं। मिसाल है सागर उन लोगों के लिए जो मुसीबतों से हार मान लेते हैं, क्योंकि सागर की नजर में जिंदगी लंबी नहीं लेकिन बड़ी होनी चाहिए। जोधपुर से न्यूज़ 18 के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।